वेलकम टू द पोस्ट मैच रिव्यू शो ऑफ प्रो कबड्डी लीग। आज था दिन 40। दो बड़े मुकाबले खेले गए प्रो कबड्डी लीग में। एक मुकाबला था टेबल की टॉप की हरियाणा स्टीलर्स एक्शन में थी, दूसरी तरफ टेबल की टू बॉटम टीम बंगाल वॉरियर्स गुजरात जायंट्स भी एक्शन में थी, तो और पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन पुनेरी पल्टन भी एक्शन थी। स्टार्ट करेंगे दिन के दूसरे मुकाबले से, बंगाल वॉरियर्स से गुजरात जायंट्स। मुकाबला बिल्कुल कांटे का था, लास्ट मोमेंट तक चलता रहा, सुपर टैकल सुपर रेड, एक एक पॉइंट की लीड चल रही थी। मोहित भाई क्या बोलोगे बंगाल वर्सेस गुजरात के मुकाबले पे आप? बहुत कड़ा मुकाबला था। इस सीजन का ये तीसरा चौथा मैच होगा जिसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आया है। पता नहीं था कि बंगाल जीतेगी या गुजरात जीतेगी, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, फजल ने आज कमाल कर दिया, नितेश ने आज कमाल कर दिया। नितेश बाहर हो गए और फजल वहाँ गुस्से में नजर आए। अगर लास्ट की जब 3 या 4 मिनट्स की लीड थी तब फजल का डिफेंस या फजल के प्लेयर रुक जाते, एडवांस टैकल करने के लिए नहीं जाते, फजल की बात सुन लेते, तो बंगाल आज उसी स्थान पे बनी रहती, 10वें स्थान पे बनी रहती। लेकिन आज शायद वो एक पायदान नीचे लुढ़क गई है, 11वें स्थान नहीं 10वें ही स्थान पे बनी हुई है, क्योंकि गुजरात के भी 25 पॉइंट हाँ, पर पॉइंट डिफरेंस अब अलग कम है यहाँ पे गुजरात का, इसलिए गुजरात नीचे है। आज माइटी मनिंदर की वापसी हुई मैच में, वो चलते हुए दिखे, उन्होंने सुपर 10 मारा 11 पॉइंट, पर सपोर्ट का इतना मिला नहीं। नितिन के 6 पॉइंट आए, अर्जुन राठी कुछ खास कर नहीं पाए, 1 पॉइंट आए। नितेश ने हाई फाइव लगाया, उनके 6 पॉइंट आए। फजल ने 4 पॉइंट बनाए। प्रीतम भाई, बंगाल वॉरियर्स ने क्या गलत किया यहाँ पे जो ये मैच वो लास्ट मोमेंट पे हार गए? क्योंकि एक मैच एक टाइम पे बंगाल लीड कर रही थी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा आशीष भाई, एंडिंग मोमेंट में जो हिमांशु का टैकल पॉइंट था, सबसे बड़ी बात जो मनिंदर का टैकल पॉइंट किया गया था, उसी से तख्ता पलट हो गया था कि अब एक कॉम्बिनेशन गुजरात दिखाएगा। और उन्होंने, गुजरात ने जो कॉम्बिनेशन टैकल किए वो शानदार। मैं रेडिंग के लिए नहीं बोलता, जो आज डिफेंस ने खेला है, वो जितेंद्र की बात की जाए या फिर हिमांशु की, उनके ही टैकलों ने आज गुजरात को विनिंग मोड की तरफ लेके गए। मोहित भाई, गुजरात जायंट्स में आज गुमान सिंह फॉर्म में दिखे, उन्होंने 12 पॉइंट उन्होंने बनाए। उसके अलावा देखो, प्रतीक दहिया के 3, मोनू के 4, इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला, पर कभी हिमांशु आए, उन्होंने 4 पॉइंट बनाए। फिर बेंच से एक और राकेश आए, उन्होंने कुछ खास किया नहीं, बट आप देखोगे हिमांशु सिंह भी आए। गुजरात की टीम अलग है, मल्टीपल नाम, एक नाम पे मल्टीपल प्लेयर रहते हैं, क्या चक्कर है? एक और हिमांशु, उन्होंने 6 पॉइंट बनाए। तो गुजरात की गाड़ी आपको लग रहा है ट्रैक पे वापस आ रही है? देखो, गुजरात की टीम की एक कहानी है। आज मैच जितवाया तो गुमान की तारीफ करूंगा, और लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर जितेंद्र की, और जो राइट कॉर्नर है उनके हिमांशु थे शायद, हाँ, इनकी ये दोनों ही काफ़ी अच्छे खेले हैं। और बात ये है कि कोच रामेर बहुत सारे चेंजिंग करते हैं, समझ में नहीं आने देते अगली टीम को कि कौन सा प्लेयर कब सामने आ जाए, रेडिंग में, डिफेंस में। तो ये अच्छी बात है, पर स्टेबल एक टीम होनी चाहिए। जैसे पटना पायरेट्स कभी चेंज नहीं करती है, स्टेबल टीम है और जीतती चली जा रही है, पॉइंट्स टेबल पे भी बनी हुई है अच्छे खासे स्थान पर। तो मेरा मानना ये है, स्ट्रेटेजी ये कभी कभी काम आती है। आज काम आई, बंगाल के खिलाफ काम आई। जब गुजरात हार रही थी, वहाँ गुमान ने वो काम करके दिखाया, और जो राइट कॉर्नर थे और जितेंद्र थे, हिमांशु और जितेंद्र, इन दोनों ने काम करके दिखाया है। 2 टैकल बड़े शानदार किए, नितिन का और माइटी मनिंदर का, ये सबसे बड़े टैकल थे। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन, मैच नंबर 79 था। हरियाणा इस टेबल पे टॉप पे चल रही है, पुनेरी पल्टन डिफेंडिंग चैंपियन है। वहां पे आज हरियाणा ने लगभग एक तरफा मुकाबले में मोहित भाई पुनेरी पल्टन को हराया और टेबल के टॉप में अपनी लीड बढ़ा दी है। 11 पॉइंट की लीड कर रहे हैं वो अब यू मुंबा से। आई थिंक प्लेऑफ में जगह तो उन्होंने पक्की कर ही ली है, और जिस तरह की फॉर्म में दिख रही है हरियाणा, टेबल पे टॉप पे ही दिखेगी। भाई कमाल किया है हरियाणा स्टीलर्स। मैं बोलना चाहूँगा, शादलू बिल्कुल आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, उनके एक्शन आउटस्टैंडिंग है। आज शिवम पटारे का साथ किसी ने नहीं दिया। विनय आए थे जरूर, स्टार्टिंग में 2 पॉइंट लेके गए थे, लेकिन 4 ही पॉइंट बना पाए। मोहम्मद शादरो, राहुल सेतपाल की मैं तारीफ करना चाहूँगा आज कि मैच में गलती नहीं की, पूरे 40 मिनट मैट पर बने रहे और एक भी गलती नहीं की। और मैं बात करूं पुनेरी पल्टन की आशीष भाई, तो पुनेरी पल्टन में एक ही चीज़ है, सेनापति नहीं है तो काम कौन करेगा। पंकज मोहित बेशक 11 पॉइंट लेके आए हैं, आकाश शिंदे 6 पॉइंट लेके आए हैं, मोहित ने 3
टैकल जरूर किए हैं, पर हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस ने हर एक इस रेडर को धूल चटाई है। पुनेरी पलटन पिछली बार चैंपियन बनी थी और शादुलू का बहुत बड़ा रोल था उसमें। शादुलू को जाने दिया उन्होंने ऑक्शन में। उसके बाद आप देखोगे तो लेफ्ट कॉर्नर 3-4 खिलाड़ी ट्राई कर चुके हैं सीजन, कोई भी काम नहीं कर रहा है। शादुलू की कितनी कमी खली पुनेरी को, हरियाणा का कितना फायदा हुआ सर शादुलू से सीजन। पिछले सीजन से तो कम ही रुपए में मिल रहे थे, एफबीएम भी कर सकती थी पुनेरी पलटन। अब की बार तो इतने पैसे लगाने भी नहीं थे, लेकिन अब पुनेरी पलटन को लग रहा होगा कि हमने शादुलू को ड्रॉप करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि शादुलू ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं हरियाणा में। शादुलू सीजन ये तीसरा सीजन खेल रहे हैं, जब भी आए अलग अलग गेटअप में आए, अलग अलग मेकअप में आए, अलग अलग हेयर स्टाइल में आए, और अब की बार कफन बांध के आए और अलग अलग मूवमेंट में आए। अब की बार ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। तो पुनेरी पलटन को आज अफसोस होता होगा, काश शादुलू हमारे पास होता तो अब की बार ये सीजन भी हम ट्रॉफी उठाते। क्योंकि असलम इनामदार के एब्सेंस में ना मोहित गोयल चल रहे हैं, ना आकाश सिंधे चल रहे हैं, पंकज मोहिते की परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन रहा है। उसके अलावा अगर और भी कोई रेडर है, अजीत को भी ट्राई करते हैं, कभी नहीं करते हैं, उनकी फॉर्म भी आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। असलम की इंजरी के बाद प्रीतम भाई पुणे एक तबाह सी दिख रही है टीम। क्या पुणे अपने घर को समेट के वापसी कर सकती है लीग में, या आपको लगता है कि भैया नहीं, अब इनकी डैमेज बहुत हो गया असलम के जाने के बाद टीम के अंदर? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पुणे का जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है, जो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, एक असलम के जाने से मैं कहता हूं 100% वर्क पुणे में कमी दिख रही है असलम इनामदार की। लेकिन अब एक बात आशीष भाई ये भी बनती है, ठीक है आज रिवेंज की भावना थी, हरियाणा ने भी बदला लिया, लेकिन आगे के जो आने वाले मैचेस हैं, अब पूना का लैग शुरू हुआ कितने 2 तारीख से ना, तो वहां 3 से तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये कमी कहीं ना कहीं वहां पे कवर कर सकती है। तो भैया ये थे आज के दोनों मुकाबलों का हालचाल। पुनेरी पलटन अब होम लेग में आपको दिखेगी जरूर, वहां शायद फैंस के सपोर्ट के द्वारा क्या पता वो लीग, क्योंकि देखो पुनेरी की फॉर्म प्लेयर वही है जो पिछले चैंपियन बने, शादुलू नहीं है टीम में बस, अगर ओवरऑल देखोगे तो आप। बट असलम की इंजरी ने सेनापति जो कप्तान की कमी है वो बहुत बड़ी दिखा दी है। दूसरी तरफ गुजरात के जो गरज रहा है पिछले 5 मैचों में 3 बार जीते, 1 टाई, 1 हारे हैं, अब उनके इक्वल पॉइंट हो चुके हैं। फॉर्म में दिख रही है गुजरात, और क्योंकि बेंगलुरु बुल्स के अलावा एक टीम जो लगातार हार रही है, उनके 16 पॉइंट वो बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ के रेस में लगभग, चाहे प्रदीप नरवाल अब कुछ भी करे क्योंकि पिछला मैच जीत सकते थे। तो पूरा टेबल अदल बदल हो सकता है, अदर देन नंबर 1 हरियाणा स्टीलर, नंबर 12 आपकी बेंगलुरु बुल्स, बीच में जो जगह है 10 वो ऊपर नीचे होंगी। अब बिल्कुल होगी, जो 10 स्थान पे है वो कुछ भी कर सकती है। और अब देखो जिन जिन के रास्ते बंद हो रहे हैं वो किसी के भी रास्ते में अड़चन पैदा कर सकती है, जैसे बंगाल वॉरियर्स है, बेंगलोर बुल्स है, या गुजरात की बात करूं, गुजरात और बंगाल के तो अभी भी मौके बने हुए हैं, लेकिन फॉर्म पकड़नी पड़ेगी, लगातार जीतनी पड़ेगी। गुजरात जीत रही है, हाँ कंटिन्यू जीत रही है गुजरात के। आप 5 मैच उठा के देख लो, सबसे आगे गुजरात ही चल रही थी। हाँ, विन टाई, विन लॉस टाई, आज विन, तो 5 मैच ऐसे कर दिया गुजरात 100% टॉप 6 में पहुंच सकती है कंटिन्यू अगर जीत में रही तो। 28 नवंबर को 2 और मुकाबले, मैच नंबर 81 यूपी योद्धास वर्सेस अर्जुन देशवाल की जयपुर पिंक पैंथर, आपको देखिए कि ये भी टेबल का ऊपर का हिस्सा हिला सकती है। यूम्बा जो टेबल पे 2nd नंबर पे चल रही है, मोहित भाई की यूम्बा, जहां उन्होंने पीकेएल की ट्रॉफी उठाई थी, वो कल तेलुगु टाइटंस, कल देखेंगे आपको पवन शेरावत एक्शन में, क्योंकि प्रीतम भाई बता रहे थे कि पवन आपको बहुत जल्दी ही मैच में वापसी करते दिखेंगे। तो कल क्या पता पवन शेरावत आपको एक्शन दिखेंगे। 7:30 बजे खेलना आउट टीवी यूट्यूब चैनल पे लाइव ना जोड़ना भूलिए, सारे इनसाइट और लाइव एनालिसिस के साथ आपको इन दोनों मैचों के बारे में हम बताएंगे।